बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और नाजरीन, आज मंगल है और अगर हम तारीख़ देखें तो 21 अप्रैल है। और आज जो है वो इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, क्योंकि हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक अमरीकी वफ़द जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। ईरानी वफ़द का इंतज़ार है और कुछ अमरीकी मेहमान मज़ीद आने हैं। और कौन कौन से मेहमान हैं जिन्होंने मज़ीद आना है, जो पहुंच चुके हैं उस हवाले से। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो ईरान जो है वो अमरीकी दबाव को मुस्तरद किए हुए है और अमरीका पर अपना दबाव मज़ीद बढ़ाना चाह रहा है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज़ भी ईरान की जानिब से ये कहा गया कि अमरीकी सदर के जो बयानात हैं, अगर वो अपनी ज़ुबान बंद कर दें तो शायद मुज़ाकरात जो है वो बेहतरी की जानिब जाएँ और मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो। सलमान अली अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, ख़ास तौर पे डिप्लोमेटिक और फिर डिफेंस के मामलात को देखते हैं। सलमान अली अमान साहब, ज़ाहिर है एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। एक मरतबा फिर पाकिस्तान मरकज़ निगाह बनने जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त पर 2 हफ्ते की जो जंगबंदी थी उसका समझे आज आखिरी रोज़ है। और अब हालात जो हैं, क्या समझते हैं आपके मामूल के मुताबिक आएंगे? ईरान जो इस वक्त अपना प्रेशर बरकरार रखे हुए अमेरिका पर, क्या वो कम होगा या ईरानी वफ़द जो है, क्योंकि आज ये बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त ईरानी वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुंच सकता है। बाकिर कालीबाफ हैं और इसके साथ साथ अब्बास अरागची हैं और दीगर जो अहदेदार हैं ईरान के, वो यहाँ पहुँचेंगे। तो क्या समझते हैं आप कि आज शाम तक क्या ईरानी वफ़द जो है वो मुज़ाकरात के लिए पहुँच जाएगा? देखिए, अब से कुछ मिनट पहले जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं व्लॉग, उससे कुछ मिनट पहले ही ईरानी सफ़ीर का एक ट्वीट सामने आया है, या एक्स पे उनका स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने वंस अगेन यही बात की है कि ईरान किसी दबाव, किसी धौंस, किसी जबर, किसी धमकी के तहत बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं करेगा। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि सदर ट्रंप को अपनी होम ऑडियंस के लिए एक ऐसा फेस चाहिए जिसमें वो अपने वोटर्स को और अपना खासतौर पर जिनका रिपब्लिकन पार्टी का एक खास वोट बैंक है उसको ये बता सकें कि उन्होंने ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर किया। जबकि ईरान जो है वो अपनी, नो डाउट ईरान ने एक सरप्राइज दिया पूरी दुनिया को। वो 40 साल से ही तकरीबन इस जंग की तैयारी कर रहे थे, उनको पता था एक दिन जो होना है। लेकिन इसके बाद ईरान को भी एक रियलिटी चेक मिला है। लेकिन ईरान का जो इस रजीम है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सूरत हाल के अंदर है। ईरान के अंदर फैसला साजी का मामला ऐसा नहीं है जैसे कि पाकिस्तान में या अमेरिका में या किसी और मुल्क के अंदर होता है। वहाँ पे IRGC है, वहाँ पे उनके सुप्रीम लीडर हैं, वहाँ पर एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अलावा जो एक ख़ास तौर पर जो उनकी क्लर्जी है उसका एक ख़ास इन्फ्लुएंस है। तो ये 3-4 पावर सेक्टर्स हैं जिसके अंदर सबको डोमिनेट करता है IRGC। अब प्रॉब्लम यह है कि ईरान किसी तौर पर भी ऐसा तासुर नहीं देना चाहता कि ऐसे लगे कि उसने अमेरिका के सामने हथियार डाले हैं। ईरान जो मुज़ाकरात हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले, एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त अमेरिका भी ईरान भी दोनों का यही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान इज़ द ओनली एंड ऑफिशियल मीडिएटर बिटवीन US एंड ईरान। और इस वक्त जो ईरान ये चाहता है कि ऐसा लगे, ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो एक बराबरी की सतह के ऊपर अमेरिका के साथ मुज़ाकरा कर रहा है। और यही वजह है कि आप बार बार मेहमानों के आने की बात कर रहे हैं, तो ईरान देख रहा है कि अमेरिका से कौन आता है। अगर तो इस बार भी जेडी वैंस इस तमाम तर जो US डेलीगेशन है उसको लीड करते हुए दिखाई देंगे, ज़ाहिर है कि डेफिनेटली जब वो चलेंगे आपके मेरे इनके अंदर आ जाएगा। वो आमतौर पर यही रिवायत है कि रवानगी से पहले मुख्तसर सी प्रेस टॉक भी होती है, तो उनको लगेगा अच्छा खासा टाइम लगेगा, 15-16 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा अमेरिका से यहाँ पर पहुँचने में। और फिर इन द मीन टाइम ये टाइम एम्पल टाइम होगा ईरानी डेलीगेशन के लिए ट्रैवल करने में, और ईरान की इस हवाले से तैयारी मुकम्मल है। लेकिन ईरान पब्लिकली आप देखें कि दोनों जानिब से जो हम बात करते हैं, रेट्रिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है। रेट्रिक जो है वो जिसे आप कह लें कि नारेबाजी पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत तुंद है, बहुत तेज़ है। और उसकी वजह आपने हुर्मज़ है वंस अगेन के अच्छा खासा जंगबंदी हो चुकी थी ईरान की जानिब से। लेबनान के अंदर जंगबंदी के बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ खोलने की बात की गई थी, लेकिन सदर ट्रंप ने फिर एक नेवल ब्लॉकेट की कैसी पख लगाई कि तो फिर मामला जो है ना वहीं पर आ गया। तो ईरान अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर मुज़ाकरा चाहता है और ईरान ये तासुर देना चाहता है
ईरान ने पाकिस्तान का जो एक लास्ट ईयर आपने देखा मई के अंदर मार का है कॉपरेशन बुनियादी मरसूस के अंदर, जिस तरह से पाकिस्तान का ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक राइज हुआ है, ईरान उसी को फॉलो करना चाहता है। ईरान ये तासुर देना चाहता है कि ईरान सुपर पावर तो नहीं, लेकिन कम से कम एक ग्लोबल पावर अब बन के जरूर उभरा है। वो क्यों? क्योंकि उसने अमेरिका को शिकस्त दी है, उसने अमेरिका के इसराइल का मिलकर मुकाबला किया, अमेरिका और इसराइल को के जो अजाइम थे उनको नाकाम बनाया है। तो ईरान की पूरी कोशिश ये है कि वो एक स्ट्रेंथ के साथ उसके अमेरिका के पास बैठे। लेकिन यहाँ पर दो राय सामने आती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सदर ट्रंप भी फंस गए हैं, ईरान को शिकस्त नहीं दे सके, ईरान जो है वो भी फंस गया, ईरान भी चाहता है कि फेस सेविंग मिले। लेकिन यहाँ पे आपको जहन में रखना चाहिए कि सदर ट्रंप जैसी शख्सियत जो है वो किसी नफा नुकसान का जरा कम ही परवाह करती है। उनको पता है कि उनकी लास्ट टर्म है और उन्होंने अपने चंद माह बाद एक मिड टर्म इलेक्शन का सामना भी करना है यूएस कांग्रेस में। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कांग्रेस में उनके होल्ड के लिए और उनकी बाकी मुद्दत सदारत के लिए। तो सदर ट्रंप जो है वो कहीं फंसे वसे नहीं है, सदर ट्रंप दोबारा हमला भी कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कि एपिस्ट्रियन फाइल्स की हम बात करते हैं और एपिस्ट्रियन फाइल्स का वो सारा डेटा जो है वो इसराइल के पास है और इसराइल किसी भी वक्त डोनाल्ड ट्रंप को जो है उसकी रस्सी खींच सकता है और रस्सी खींच के उसको कह सकता है कि ईरान पे आप दोबारा अटैक करें। ये एक तनाज़ा एप्स्टीन फाइल्स को मैं ऐड कर दूं, देखें वही फिर बात आती है कि हमारे और मगरिब के मेयार जो है ना वो बहुत फ़र्क हैं। एप्स्टीन फाइल्स में सेक्सुअल कंटेंट या सेक्सुअल मामला जो है उसके ऊपर अमेरिकन कौम को कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर जो कम उम्र अफराद का मामला है और दूसरा उसके ऊपर जो झूठ बोलने का मामला है उसका असर जो है वो सदर ट्रंप की पॉलिटिक्स के ऊपर हो सकता है। लेकिन वंस अगेन आपको देखना चाहिए कि सदर ट्रंप रिवायती सियासतदान नहीं है। लेकिन इसमें कंप्लीट करने दे, जो रिवायती सियासतदान ना होने का नुकसान जो होता है वो आप पाकिस्तान के अंदर भी देख रहे हैं कि एक पॉलिटिशियन जो प्रोसेस से गुजर कर आया होता है उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका सोचने समझने और बिहेव करने का अंदाज जो है वो कुछ और होता है। जबकि एक ऐसा शख्स जो कि पावर कॉरिडोर्स के लिए बिल्कुल एक क्या कहना चाहिए डीप स्टेट के साथ उसके ताल्लुकात ना हो, डीप स्टेट को रिप्रेजेंट ना करता हो, डीप स्टेट उसको पसंद ना करती हो, लेकिन बहरहाल वो मुसल्लत हो जाए समहाउ, तो फिर उसका नतीजा ऐसे ही निकलता। लेकिन जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो लोनली या सोलली उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, उन्होंने इलेक्शन एक पार्टी के लिए लड़ा। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो पार्टी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए तमाम इट्स नॉट लाइक दैट। सदर ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी एक आउटसाइडर है। उनका जो एक राइट विंग सर आउटसाइडर हैं, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन ये है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में यानी जो कुछ भी है ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिपब्लिकन्स। ऐसा नहीं है। वंस अगेन यूएस में जो खासतौर पर केंटकी के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं वहां पर एक ऐसे शख्स ने रिपब्लिकन नाम में उनका भूल रहा हूँ, एक ऐसे शख्स ने रिपब्लिकन पार्टी की नॉमिनेशन जो है वो ऑलमोस्ट जीत ली है, जो कि सदर ट्रंप का सख्त मुखालिफ है, जो कि सदर ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। क्योंकि जो रिपब्लिकन पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी एक खास जिनको बारे में कहा जाता है मेल वाइट वोटर्स, मेल वाइट यंग वोटर्स बिलो 50 और ख़ासतौर पर बिलो 30 लोग जो हैं वो सदर ट्रंप को बहुत ज़्यादा पसंद करते रहे हैं। लेकिन अभी ख़ास तौर पर 2025 के बाद से आप देखें कि और इस जंग के बाद से सदर ट्रंप की वो जो वोट बैंक है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है। सदर ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी जो है वो वैसे नहीं है। सदर ट्रंप अपने आप को रिपब्लिकन पार्टी से बालातर समझते हैं। सदर ट्रंप समझते हैं कि वो रिपब्लिकन पार्टी को चला रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी को उनकी ज़रूरत है, उन्हें रिपब्लिकन पार्टी की ज़रूरत चलें ये। लेकिन हमेशा ये एक चीज़ हम देखते हैं कि जब आपकी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव या आपकी पार्टी के कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो उनके किसी भी एक्ट का असर जो है वो उनकी जमात पर पड़ता है। और अब अमेरिका की पॉलिटिक्स जो है वो जाहिर है हमारी पॉलिटिक्स से थोड़ी डिफरेंट है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो जंग जीत चुके हैं, ईरान ये कह रहा है कि ईरान जंग जीत चुका है। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो सुपर पावर अमेरिका और उसके साथ इजराइल, ये दोनों ममालिक मिलकर इस ईरान को जो है वो शिकस्त नहीं दे सके। और ख़ास तौर पे अब बाकायदा तौर पे हमें तो ये लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनके अब कल भी एक सर्वे आया कि 74% जो रिपब्लिकन्स हैं वो इस जंग के ख़िलाफ़ हैं,
84% जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस जंग के ख़िलाफ़ हैं। तो ज़ाहिर है कि अमेरिका के अंदर भी अब डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो गैर मकबूलियत का सामना है जब से उन्होंने जंग शुरू की हुई है, और कई लोग ये बात करते हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल के हाथों ब्लैकमेल हुए और उन्होंने ये हमला किया। अब जो उनकी कैलकुलेशन थी ज़ाहिर है वो गलत हुई है, और अब वो ये चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से एक मुआहिदा हो और फेस सेविंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिले। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो क्योंकि इस जंग ने आलमी तौर पर आलमी मईशत को ख़ास तौर पर बड़ा झंझोड़ा है, और आलमी मईशत के हालात जो हैं वो ज़ाहिर है सबके सामने हैं, पाकिस्तान भी उससे मुतासर हुआ है। अब मामला ये है कि हम देख रहे हैं कि ईरान अब तक ईरान की जानिब से पाकिस्तान आने के लिए जो मुज़ाकरात के लिए ख़ास तौर पर किसी भी किस्म का ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ गए, मोहसिन नकवी भी वहाँ गए, और इसके साथ साथ जो है वो बाकायदा तौर पे वज़ीर आज़म भी टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हैं, वाइस प्राइम मिनिस्टर जो हैं यानी नायब वज़ीर आज़म वो भी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अब तक हमें ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। तो इस्लामाबाद में इस वक्त जो हम गहमा गहमी देख रहे हैं, अगर ईरान सपोज नहीं आता तो जाहिर है फिर इस मामले को जो है किस तरह देखा जाएगा। जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया, ऐलान किया कि अगर मुज़ाकरात ना हुए तो ईरान की जो ऑयल तनसीबात हैं या उनके जो पावर प्लांट्स हैं उनको उन पर हमला किया जाएगा और उनको तबाह बर्बाद किया जाएगा। तो फिर एक दुनिया के अंदर एक जो मामला है, कशीदगी है, वो फिर शुरू हो जाएगी। तो इसकी तो दुनिया और ख़ास तौर पे जो हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो तो मुतहम्मिल नहीं हो सकते। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न यही होना चाहिए, इलाकाई अमन सलामती वगैरह ये सारी चीज़ें एक तरफ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये है, माजी की आप मिसाल देख लें, इराक जंग होती रही, इराक ईरान जंग होती रही, और उसके अलावा इराक का कुवैत पर हमला भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने बर्दाश्त की, पाकिस्तान ने इनको झेला, फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा हुई, वो एक और चीज़ है। लेकिन अब जो मामला ये है कि आपकी मोर देन 80% जो ऑयल सप्लाई है, जो आपकी एनर्जी सप्लाई है, वो चेन बिल्कुल दरहम बरहम हो चुकी है। और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी तो हालत ये है कि हमने जो कपड़े पहने हुए हैं वो भी शायद चीथड़ों में तब्दील हो जाएं। हमारी इतनी बुरी हालत है। सऊदी अरब ने पैसे दे दिए, यूएई ने पैसे मांग लिए, हमने इधर से निकाल एडजस्टमेंट कर एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल दिए, बैलेंस हो गया। लेकिन ये मामला सस्टेनेबल नहीं है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो मफाद है वो एक मुआशी मफाद होना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि उसी चीज़ को मुकद्दम रख कर ही हमारी जो इस वक्त क़यादत है, उन्हीं तमाम हालात को देखते हुए भी, अपने मफादात को सामने रखते हुए ही ये तमाम तर जो एक आप कह लें कि मामला है, एंडेवर है, इसको लेके चल रही है। और इसी में ही हमारी, ना सिर्फ हमारी बका है, बल्कि जो इसके फ्रूट्स होंगे, इसके फ़वाइद होंगे, वो बाकी दुनिया को भी मिलेंगे। भारत, बांग्लादेश, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सारे जो साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक है वो सब इससे जो है वो जुड़े हुए हैं। और उसके बाद अभी तो देखें जो ऑयल शॉक है वो आपको, मुझे, यानी कि साउथ एशिया के ममालिक को लगा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके असरात यूरोप के ऊपर भी अभी महीने डेढ़ के अंदर अंदर पड़ने शुरू हो जाएंगे अगर ये प्रोलॉन्ग करता है। तो जरूरत इस बात की है कि नो डाउट दोनों तरफ जो मामला है वो इस वक्त ईगो का है, दोनों तरफ मामला जो है वो इस वक्त अना का है। अमेरिका की तरफ से वादा खिलाफियाँ की जाती हैं, अमेरिका की तरफ से कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया जाता, अमेरिका की तरफ से जानबूझकर इश्तियाल अंगेजी की जाती है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका अपना ग्लोबल पावर का जो एक फेस है उसको बरकरार रखना चाहता है। दूसरी तरफ ईरान का मामला ये है कि ईरान भी अपनी टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट शरारतों से बाज नहीं आता। मिसाल के तौर पे जो प्रॉक्सीज वाला मामला है, न्यूक्लियर एम्बिशंस वाला मामला है। लेकिन बहरहाल इस जंग बंदी के दौरान ईरान की जानिब से जो आप कहने की खिलाफ वर्जियाँ कह लें वो ना होने के बराबर थी। असल गड़बड़, असल जो मामला है वो जो इश्तियाल अंगेज़ी अमेरिका की तरफ से होती है। आप खुद सोचें कि आपने हॉर्मज़ वाला रिसेंट मामला ना होता तो ऑयल प्राइसेस कितनी ज़्यादा मजीद मामूल की तरफ आ जाती, लेकिन फिर ये मामला हुआ है। तो इसलिए ज़रूरत अब ये है कि दोनों ममालिक अपनी अनाओं को पीछे रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट देखें, सफ़र किया है ईरान ने। आप और मैं यहाँ ड्राइंग रूम में बैठे ईरान को हल्लाशेरी देते रहे, वाह वाह जी सुपर पावर को गिरा दिया, सुपर पावर के दांत खट्टे कर दिए। ये और चीज़ है, आपने देखा होगा 4 दिन की जंग के अंदर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोगों के क्या मामला थे। बहादुरी अपनी जगह होती है, लेकिन जब लाशें उठती हैं, बच्चे शहीद होते हैं, खवातीन शहीद होते हैं। स्कूल का वाकया मिनाब वाला आपने देखा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर
हम बड़े मज़े से कह देते हैं कि ईरान ने 3 दिन के अंदर पुल बना लिया, ईरान ने 4 दिन के अंदर सड़क बना ली। ये ईज़ी काम नहीं होता, ये चीज़ें कहने में और हैं और जिन लोगों के ऊपर ये गुजरती हैं वो और हैं। जज्बा, जोश, कौमी सलामती, इज़्ज़त, गैरत, हमीयत, ये सारी अपनी चीज़ें जगह मुकद्दम है, लेकिन जो ह्यूमन सफरिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ह्यूमन सफरिंग अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि अमेरिका ने जब भी जंग लड़ी है दूसरी सरजमीन पर जंग लड़ी है, ये एक सबसे अहम वो है कि उससे अमेरिकन जो है वो महफूज रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि अमेरिकन जो एसेट्स या अमेरिकी जो तनसीबात थी उनको ईरान ने निशाना बनाया है, चाहे वो गल्फ़ में थी चाहे वो जहाँ भी थी। तो इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि नुकसान अमेरिका को बड़े पैमाने पर हुआ है, और शायद ये भी एक वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको तनकीद का सामना है और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो इस जंग से पीछे हटें, इसीलिए शायद वो मुज़ाकरात की जानिब भी आ रहे हैं। तो क्या समझते हैं आप कि आज जो है वो टॉक्स या कल जो है वो शुरू हो सकती हैं? कोई आपको ऐसा ग्रीन सिग्नल नज़र आ रहा है? मुझे तो अभी तक जो है, क्योंकि ईरानी वफ्द के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आज रात या कल सुबह ईरानी वफ्द जो है वो पाकिस्तान पहुंच जाए। आपके पास क्या इत्तला है? देखिए, दोनों तरफ से साफ सी बात है कि हम स्पेकुलेशन से काम हमें नहीं लेना चाहिए, और ना ही हमारा जो ऑफिशियल स्टांस है पाकिस्तान का वो ये स्टांस है कि ये मामलात और ये मुज़ाकरात, इसके अंदर हम मीडिएटर हैं, इसके अंदर हम फैसिलिटेटर हैं। वी आर नॉट पार्ट ऑफ इट, कि ऐसा नहीं है कि हम एक को गलत दूसरे को सही करार दें। और जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन हैं चाहे वो इरानियंस हैं, उन दोनों की आमद, उन दोनों के स्केड्यूल्स, उन दोनों के स्टे, उन दोनों का खाना पीना, बारीकियां, ये सब कुछ सीक्रेसी में रखना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि ये सेंसेशनल मामला अगर हो गया तो ये मामला बिगड़ भी सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से जज्बात, स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। अब रही बात, देखें सदर ट्रंप, जो हम उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो हमारे सामने है। बड़ा शौक होता है लोगों को, ख़ासतौर पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर बंदा अपने सोर्स से बात करता है। तो जो हमारे सोर्स हैं वो इस वक्त बिल्कुल ओपन सोर्स हैं। ओपन सोर्स ये है कि सदर ट्रंप क्लियरली कल भी कह चुके हैं कि उनकी टीम पाकिस्तान जाएगी, और जो अमेरिकन मीडिया है, जो ऑथेंटिक मीडिया है, मतलब सेंसेशनल मीडिया नहीं है, वो भी बिल्कुल क्लियर बता रहा है कि जेडी वैंस पाकिस्तान रवाना होने वाले हैं। जो पाकिस्तान में मुकीम अमेरिकन या फॉरेन सहाफ़ियों से भी एक आध से बात हुई, उनका यही कहना है कि उनके सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि जेडी वैंस की क़यादत के अंदर अमेरिकन डेलीगेशन जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि जब जेडी वैंस की क़यादत के अंदर अमेरिकन डेलीगेशन की रवानगी कंफर्म हो जाएगी तो उस वक्त उम्मीद की जा रही है कि ईरान की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिलेगा, क्योंकि ईरान को फ्लाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो ये एक टिट फॉर टैट वाला मामला होगा, यानी अगर अमेरिका वहाँ से पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हुए अपने नायब सदर को भेजता है दूसरे राउंड के लिए, तो डेफिनेटली बातचीत का दूसरा राउंड होगा। लेकिन वंस अगेन डिप्लोमेसी पेशेंस मांगती है, डिप्लोमेसी सब्र मांगती है, डिप्लोमेसी टाइम मांगती है। ये इस्लामाबाद प्रोसेस है, ये इस्लामाबाद इवेंट नहीं है। इस्लामाबाद टॉक से ये प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हो चुका हुआ है। तो प्रोसेस जो है वो हो सकता है दूसरे राउंड में मुकम्मल हो जाए, हो सकता है तीसरे राउंड में जाए, हो सकता है चौथे राउंड में जाए। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको चाहिए। देखें, ये वो दो मुल्क हैं जो 47 साल से आपस में एक दूसरे से, जिन्होंने बातचीत तक नहीं की, जिन्होंने, जिनके लोग आपस में एक दूसरे के साथ बैठे नहीं हैं। हालांकि 47 बरस पहले ये दोनों मुल्क शीरो शक्कर थे। अमेरिका ने ईरान को इस इलाके के अंदर थानेदार का दर्जा दे रखा था। जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास आती थी, अमेरिकन आर्मी यूज़ करती थी, अमेरिकन एयरफोर्स नेवी यूज़ करती थी, वो सब ईरान के पास होती थी। लेकिन 47 बरस में पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है, और वो इनकलाब ईरान के बाद फिर वो पहला सा वो खुलूस मोहब्बत नहीं रही। और वो जनरेशन या वो लोग जो अमेरिकन के साथ डील करते थे या फेस करते थे, या तो इस दुनिया से चले गए हैं या मौजूदा ईरानियन रजीम ने उन सबको आउट कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा जो पिछली रज़ा शाह पहलवी की गवर्नमेंट थी उसके लॉयल थे, उसके ऑफिसर्स थे। तो ये बिल्कुल एक मामला जो है वो इतना सीधा नहीं है, काफ़ी पेचीदा, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान अली अमान साहब आपका। और हम बात कर रहे थे ईरान और अमेरिका इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, पाकिस्तान में मुज़ाकरात के हवाले से। उम्मीद है कि कई अहम बातें आपको सुनने को मिली हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए।